नमस्कार दोस्तों। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब से यूएस इलेक्शंस में इलॉन मस्क ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के बहुत क्लोज हो चुके हैं इलॉन मस्क। और ये पॉलिटिकल सर्कस दुनिया भर के जितने हैं उसमें उनकी बातें भी होने लगी हैं। जियोपॉलिटिक्स में आपने ईरान के साथ देखा, जेलेंस्की के साथ देखा इलॉन मस्क की मीटिंग होते हुए, तो ये अब बहुत एक कॉमन बात हो चुकी है। और इसीलिए दुनिया भर से बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो अब ट्रंप को ना डायरेक्ट अप्रोच करके या ट्रंप के पास जिनको अप्रोच करने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, वो इलॉन मस्क को अप्रोच कर रहे हैं कि वो कुछ डील ब्रोकर कराएं, वो कुछ पीस टॉक्स करा दें, बीच में कुछ निगोशिएशंस करा दें। तो इलॉन मस्क की इंपॉर्टेंस उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चली जा रही है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ और इस आर्टिकल के बाद ये चीज़ प्रूव हो जाएगी पूरी तरीके से। तो हुआ क्या है कि इसराइल की जो प्रेसिडेंट है इसहाक हर्जोग, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इलॉन मस्क को कॉल कर दिया डायरेक्ट। और कॉल करके कहा जा रहा है, जितनी भी यूएस मीडिया आउटलेट्स में रिपोर्ट्स न्यूज़ छपी है और दुनिया भर से जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें यह कहा गया कि इसहाक हर्जोग ने इलॉन मस्क से रिक्वेस्ट किया कि भाई हेल्प करो आप, ये जो हमास के साथ पूरा हॉस्टेज क्राइसिस चल रहा है उसको रिजॉल्व कराने में। अब आपको पता ही है कि हमास ने लगभग 100 हॉस्टेजेस के करीब अभी भी पकड़ रखे हैं इसराइल के, और उसमें से कितने जिंदा हैं कितने मर चुके हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये हॉस्टेजेस जो टॉक्स को लेकर के, जो निगोशिएशन चल रही थी हॉस्टेज को लेकर के, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर इसहाक हर्जोग ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप से बात करिए और इन निगोशिएशंस को अगर हो सके तो दोबारा से शुरू करवाइए। अब एग्जैक्टली हुआ क्या था, अब अगर आप पीछे जाओगे वक्त में थोड़ा सा, तो आपको पता लगेगा कि जो बाइडेन का टर्म खत्म होने वाला था। जो बाइडेन अपने टर्म खत्म होते होते दो बड़े काम करने की कोशिश कर रहे थे। एक तो पहले अपने बेटे को बचाने की, वो उन्होंने बचा लिया। दूसरी बड़ी कोशिश उनकी थी कि वो इजराइल के और हमास के बीच में एक सीज फायर साइन करवा दें और हॉस्टेजेस दोनों तरफ से रिलीज हो जाएं और शांति हो जाए वहाँ पर, ताकि वो जाते जाते कम से कम ये कह पाएँ कि देखो मैंने शांति तो करवा ही दी। हालांकि सारा मैस उन्हीं का फैलाया हुआ था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लास्ट रिक्वेस्ट उन्होंने पिछले महीने करी थी नवंबर के लास्ट में, और उन्होंने कहा था कि देखो एक बार फिर से निगोशिएशंस को शुरू कराने की कोशिश की जा रही है और दोनों तरफ से हॉस्टेजेस रिलीज होंगे। तो जब ये हॉस्टेजेस रिलीज की बात और उसके बाद हिजबुल्ला के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था इसराइल का, उसी के बाद जो बाइडेन की कोशिश थी कि हमास के साथ भी साइन हो जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू एकदम अड़ गए थे उस चीज़ पर, और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया जो बाइडेन को कि हमास कोई कंट्री नहीं है, हम कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम इसके साथ बिल्कुल कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से ये दर्शाएगा दुनिया को कि इजराइल हार चुका है। हम पूरी तरीके से हमास को ख़त्म करेंगे, सरेंडर करवाएंगे, और तब जाकर के वॉर ख़त्म होगा और तब जाकर के कोई निगोशिएशन होगी। तो जो बाइडेन ने भी कह दिया था कि मेरा लास्ट एफर्ट था, इसके बाद मैं कोई निगोशिएशंस कराने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने वाला हूं, बिकॉज मेरा टर्म तो वैसे भी खत्म होने वाला है। उनको ही पता है कि वो वैसे भी कुछ करेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू को फर्क उसका नहीं पड़ेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि वो टॉक्स खत्म हो चुके थे। अब उन टॉक्स के खत्म होने के बाद क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने जो ट्विटर अकाउंट है, मैंने उसको कवर भी किया था काफ़ी डिटेल में, उस ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं कि देखो 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे और 20 जनवरी से पहले पहले अगर हमास ने सारे हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा तो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हमास को झेलना पड़ेगा उस चीज़ को, और हो सकता है कि पूरी तरीके से हमास को ख़त्म कर दिया जाए। यूएस इजराइल के साथ मिल करके इस पूरे एफर्ट में काम करेगा और एकदम ख़त्म कर दिया जाएगा, वाइप आउट कर दिया जाएगा हमास को। ये उन्होंने धमकी दी खुलेआम। और इसमें क्या है कि टोटल 100 हॉस्टेजेस हैं। अब हुआ क्या है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया है सामने, इजराइल की सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ गया है, इजराइल के लोगों का, इजराइल के उन लोगों का क्योंकि जिनके बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं या जिनके फैमिली के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। ये जो 100 हॉस्टेजेस की फैमिली है, ये लगातार इजराइल की गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रही है कि अगर ऐसी वार्निंग्स दी जाएंगी और ऐसी धमकियाँ दी जाएंगी तब तो ये हमास के जो मिलिटेंट्स हैं ये मार देंगे हमारी फैमिली को। तो आप ऐसी धमकियाँ क्यों देने की कोशिश, आप निगोशिएट तो करने की कोशिश करो। तो उसी के बाद कहा यह जा रहा है कि इस स्टेटमेंट आने के बाद इजराइल की गवर्नमेंट ने फॉर्मली एक निगोशिएशन शुरू करने की बात कही है और उसके लिए उन्होंने अप्रोच किया है इलॉन मस्क को। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये चीज़ साफ साफ क्या दिखाती है कि इलॉन मस्क कितना पावर होल्ड करते हैं ट्रंप की गवर्नमेंट में। जबकि आप एक तरीके से देखो तो एक अलग तरीके से एक अलग डिपार्टमेंट बना करके मस्क को दे दिया गया है, डोज डिपार्टमेंट जिसको कहा गया है। अब वो डिपार्टमेंट उनको अलग से दे दिया गया है, हालांकि वो आप कह नहीं सकते हो कि वो गवर्नमेंट में है या उनको कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिली है, नहीं मिली है, उनको एक डिपार्टमेंट हैंड ओवर किया गया। लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितना गवर्नमेंट के बाहर होते हुए भी इलॉन मस्क कितना ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड रखते हैं ट्रंप की गवर्नमेंट पर। अब ये एक खुशी की बात होनी चाहिए इंडिया के लिए, एक दुख की बात होनी चाहिए, ये आपको डिसाइड कर लेना है। बिकॉज सी
मैं आपको सिर्फ और फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जब एक बिजनेसमैन के पास इतनी बड़ी पावर आ जाती है, इतनी बड़ी सत्ता आ जाती है। कल हम जॉर्ज सोरोस के बारे में भी बात कर रहे थे, ही इज़ ऑल्सो बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की कोई कंट्री नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ बहुत बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि बिजनेसमैन की कोई कंट्री नहीं होती, कोई नेशनैलिटी नहीं होती। यही इलॉन मस्क आज से 2 साल पहले चाइना में बिजनेस कर रहे थे। जब चाइना ने उनको डिच किया तो इंडिया में घुसने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद इन्होंने फिर इंडिया को डिच करके फिर चाइना पहुंच गए, फिर वापस यूएस आ गए। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, तो ये कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि ट्रंप गवर्नमेंट में उनका इतना स्ट्रांग होल्ड क्यों, क्योंकि उन्होंने पैसे खर्चे हैं उसके लिए भाई। उन्होंने $250 मिलियन खर्चा किया है ट्रंप के कैंपेन के ऊपर। और ट्रंप का जो पूरा ये फादर फिगर वाला आपने इमेज देखी है ना इस पूरे इलेक्शंस में, वो फादर फिगर की इमेज कैसे आ रही है? वो फादर फिगर की इमेज एक्चुअल में इस पैसे से बन रही है। ये पूरा पर्सपेक्टिव का गेम होता है इलेक्शंस में। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसके बारे में। हालांकि ट्रंप की अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो तो अभी भी टॉप पर हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी, लेकिन ये जो पूरी इमेज बिल्ड की जाती है ये एक्चुअल में इसी पैसे से बिल्ड होती है पूरी इमेज। और उसके बाद उस पर्सपेक्टिव को रन किया जाता है, कई सालों कई महीनों तक वो रन होता है, फिर लोगों के दिमाग में वो पर्सपेक्टिव बैठता है और फिर लोग वोट करते हैं उससे। हमें पता नहीं लगता कि हम क्या फीड किया जा रहा है हमें, और हम क्या, आप कभी अपना फ़ोन उठाना और देखना कि जिस तरीके से जो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी वही आपके फीड्स में आएगी। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाओ, आप कुछ भी चलाओ, आप टीवी देखो, आप कुछ भी करो, मतलब हर जगह आप डिजिटल किसी ना किसी चीज़ से घिरे हुए हो। आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, या तो आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, या तो फिर आप टीवी देख रहे हो, या तो आप रेडियो सुन रहे हो, कहीं पे कुछ भी कर रहे हो, आपको वो चीज़ फीड की जाएगी और वो आपके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करेगा। और फिर उस पर्सपेक्टिव के बेसिस पर आप एक्ट करोगे, चाहे वो आप कोई सामान खरीदना हुआ या फिर आपको वोट देना हुआ। ये सब कुछ पर्सपेक्टिव के बेसिस पर होता है, जो कि इन इलेक्शंस में बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े अमाउंट के पैसे लगा करके किए जाते हैं। वो किया गया, एक पूरी डोनाल्ड ट्रंप को फादर फिगर की तरह देखा गया और वो जीते। और ट्रंप ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं अगर जीता, उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि मैं जीता हूँ तो मस्क की वजह से जीता हूँ। और इलॉन मस्क जो है वो एक नया मतलब टाइकून की तरह इमर्ज होकर के आए हैं पूरे यूएस में। तो ये उनकी इंपॉर्टेंस दिखा रही है ये चीज़। अब अगर उनकी इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाने की बात करो तो आप देखो कि जियोपॉलिटिक्स में उन्होंने किसके किसके बात कराई। पहले भी उन्होंने ये काम करवाया है, जो ये डीलिंग चल रही है वो उन्होंने पहले भी करवाया है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रंप का जेलेंस्की से जो उन्होंने मीटिंग कराई, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बारे में कैसी कैसी बातें बोल चुके हैं, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स पास कर चुके हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ट्रंप सपोर्टर्स ने तो यहाँ तक जेलेंस्की को क्लाउन तक कह दिया था बाय ट्वीट। बाद में वो ट्वीट जरूर डिलीट हो गया, लेकिन ट्रंप सपोर्टर्स ने, ट्रंप लॉयलिस्ट ने उनको क्लाउन तक कह दिया था। लेकिन इलॉन मस्क के वजह से ही जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग हो पाई। उसके बाद इलॉन मस्क के वजह से ही, इलॉन मस्क ने ही ईरान के ऑफिशियल से बात करी और यूएस और ईरान के रिलेशंस किस तरीके से बेटर हो सकें इस चीज़ के ऊपर भी बातचीत करी है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये आदमी कितना ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है दिन पर दिन, और कितनी पावर ये होल्ड करेगा एक टाइम पर जब ट्रंप की गवर्नमेंट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखो इसको आप पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि एक बिजनेसमैन है तो हो सकता है ही मस्ट बी इंटरेस्टेड इन इनटू इंडिया, और हो सकता है कि फिर वो इंडिया की गवर्नमेंट से भी बात करे, रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करे। बट वो चीज़ निगेटिवली भी जा सकती है, एंटी इंडिया कैंपेन में भी जा सकती है, और इसका डर हमेशा रहता है। यूएस किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के, डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत खुद भी रिलेशंस जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं, तो उन चीज़ों की संभावनाएं कम है, लेकिन पीछे से कुछ भी किया जा सकता है। अब इस खबर की बात करें, जो ये खबर आई है हॉस्टेज क्राइसिस के बारे में, तो हॉस्टेज क्राइसिस पर ये तो रिक्वेस्ट कर दिया इजराइल के प्रेसिडेंट ने, लेकिन ट्रंप ने उसका क्या जवाब दिया है इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म बताया नहीं जा पा रहा है कि ट्रंप उसके बारे में अग्री कर रहे हैं उस चीज़ से या वो डिसअग्री कर रहे हैं उस चीज़ से। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही है, और जो रिपोर्ट्स आएंगी आगे चल करके वो यही आएंगी कि ट्रंप से उन्होंने बात की है और निगोशिएशंस दोबारा से शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेंजामिन नेतन्याहू विल टेक एनी ऑफ द निगोशिएशंस एनी फर्दर, बिकॉज वो एक पूरी तरीके से उनकी गवर्नमेंट पे एक हार की तरह देखा जाएगा। वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ट्रंप की गवर्नमेंट से कि वो उनके साथ हैंड्स ज्वाइन करें और दोनों तरफ से स्क्वीज करके हमास को पूरा ख़त्म करें।
लेकिन वो होने वाला है नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ट्रंप किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। लेट्स सी वो आगे क्या होता है, वो तो बाद में पता ही चल जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी का 9 साल पूरा हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया है। इस इवेंट का नाम है प्रतिष्ठा, अनअकैडमी प्रतिष्ठा इवेंट, इनफाइनाइट ड्रीम्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ये जो इवेंट है ये 10 दिसंबर को 7 बजे शाम को लाइव किया जाएगा। जो लाइव किया जाएगा वो हमारा चैनल है अनस्टॉपेबल्स बाई अनअकैडमी चैनल। इसको जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वहाँ पर इस तरीके का जो आपको इवेंट बना हुआ दिखेगा होम पेज पर ही, उसमें आपको नोटिफाई मी का जो बटन दिखेगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब ये इवेंट शुरू हो तो आपके पास इसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। और इस इवेंट पे आप हमारे साथ ज़रूर से जुड़िएगा, सारे अनअकैडमी के लोग और बहुत बड़े जो जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और लोग यहाँ पर। बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट ये होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।